सभी विभागों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की कमी पर डेटा एकत्र करने के लिए कहा। ठीक है, यह डेटा सरकारी पदों में पदोन्नति में आरक्षण की जो नीति लागू करने से पहले एकत्रित किया जाएगा। पदोन्नति के आरक्षण के बारे में अगर हम देखें तो संविधान का जो अनुच्छेद 16(4)(a) है वो राज्य को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद? 16(4) का ए। ठीक है, नागराज बनाम भारत संघ मामला 2006। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के लिए पालन किए जाने वाले 3 मापदंड निर्धारित किए थे। ठीक है, प्रमोशन जो होता है तो कौन से मापदंड थे? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पर्याप्त प्रतिनिधित्व होने के संबंध में मात्रात्मक डेटा का संग्रह किया जाना चाहिए। ठीक है, जो संख्यात्मक डाटा है उसको कलेक्ट किया जाएगा। इस डेटा को प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग से लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, संवर्ग को पदोन्नति रोस्टर के संचालन के लिए एक इकाई माना जाएगा। उसके बाद जनरल सिंह बनाम एलन गुप्ता मामला 2018, उसमें जो है उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि राज्यों को अनुसूचित जाति और जनजाति के पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, बाद में इसको मना कर दिया 2018 में। वन रैंक वन पेंशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके अंतर्गत जो है ये निर्णय दिया कि जिस तरह से सरकार ने पूर्व सेवा कर्मियों के बीच वन रैंक वन पेंशन योजना को शुरू किया था उसमें कोई संवैधानिक कमी नहीं थी, कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फर्मिटी नहीं थी। कोश्यारी समिति ने OROP को एक समान पेंशन के रूप में परिभाषित किया। इसके अनुसार एक समान रैंक में सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बल के कर्मियों को एक समान पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी रही हो। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है उसकी बात हो रही है। इस प्रकार पेंशन दरों में कोई भी वृद्धि स्वतः पूर्व पेंशन भोगियों को हस्तांतरित हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए डी नोटिफाइड खानाबदोश और अर्ध घुमंतु जनजाति। ठीक है, जो घूमने वाली जनजातियां होती हैं। एक संसदीय स्थायी समिति ने सरकार ने इन जनजातियों को दलित या आदिवासी या पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एक समय सीमा तय करने को कहा। इससे पहले अंग्रेजों ने जो है डीएनटी हमारी यही इसी की बात हो रही है, डी नोटिफाइड नोमैडिक मतलब घूमने वाली और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। ठीक है, तो इनको जो है आपराधिक जनजाति कानून 1971 के तहत अधिसूचित किया था पहले। ठीक है, इस कानून के तहत लाखों खानाबदोश अर्ध खानाबदोश समुदाय को अपराधी घोषित किया गया और उन्हें निरंतर निगरानी में रखा गया। वर्ष 1952 में कालेकर आयोग की सिफारिश के आधार पर इस कानून को समाप्त कर इन समुदायों को डी नोटिफाइड घोषित कर दिया गया। ऐतिहासिक रूप से इन समुदायों को कभी भी निजी भूमि या आवास का स्वामित्व प्राप्त नहीं था। इस समुदाय के लोग सदियों से अपनी आजीविका और आवासीय उपयोग के लिए वनों और चरागार भूमि का उपयोग करते रहे हैं। ठीक है, घूमते रहते हैं दूसरी अलग अलग जगह बदल के। इससे जो है फॉरेस्ट को भी काफ़ी नुकसान होता है, आपने पढ़ा होगा एनवायरनमेंट में। न्यायालिक और न्याय वितरण, तो इसके अंतर्गत जो अंतर संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली इनएप्रोप्रिएट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJ से परियोजना। तो क्या है इस परियोजना में? तो ये परियोजना जो है केंद्रीय सरकार की योजना है। ठीक है, जो गृह मंत्रालय इसने इस परियोजना के दूसरे चरण को कार्यान्वित को मंजूरी दी है। चरण 2022 से 23 से लेकर 25 से 26 तक की अवधि तक लागू रहेगा। यह परियोजना जो है सुप्रीम कोर्ट की जो समिति है उसकी एक पहल है। ठीक है, यह आपराधिक न्याय प्रणाली के अलग अलग तंत्रों के बीच डेटा और सूचना के निर्बाध अंतरण को सक्षम करती है। ICJS परियोजना एक राष्ट्रीय मंच है। यह मंच देश में आपराधिक न्याय प्रदान करने के लिए प्रयुक्त सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के एकीकरण को सक्षम करता है। इस मंच का उपयोग जो है निम्नलिखित 5 स्तंभों के माध्यम से देश में आपराधिक न्याय को लागू करने के लिए किया जाता है। तो कौन से जो है वो होते हैं स्तंभ है? सबसे पहले पुलिस, ई फोरेंसिक, ई न्यायालय, लोक अभियोजनों के लिए ई अभियोजन, ई जेल। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है अगला। तो इस परियोजना में जो है दूसरे चरण का जो ढांचा है वो एक डेटा एक प्रविष्टि, वन डाटा वन एंट्री के सिद्धांत पर बनाया गया है। ठीक है, इसके तहत एक स्तंभ में केवल एक बार डेटा दर्ज किया जाएगा, बाद में वह अन्य सभी स्तंभों में उपलब्ध होता है। ठीक है, प्रथम चरण के तहत व्यक्तिगत IT प्रणालियों को कार्यान्वित और स्थिर बनाया गया है। इसमें रिकॉर्ड की खोज को सक्षम किया गया है। NCRB जो है और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है, मतलब NCRB इसका यूज़ करेगा, किसका यूज़ करेगा? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र इसका यूज़ करके परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। इसके लिए वह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का सहयोग भी लेगा। ठीक है, उसके बाद उच्चतम न्यायालय की समिति के बारे में बात करें तो ये क्या है? तो समिति न्यायालय परियोजना की देखरेख करने वाली शासी निकाय है। इसकी संकल्पना भारतीय न्यायपालिका में सूचना और
संचार प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना 2005 के तहत लागू की गई। ई न्यायालय आईसीटी सक्षम न्यायालयों द्वारा देश की न्यायिक प्रणाली के रूपांतरण के लिए एक अखिल भारतीय परियोजना है। ठीक है, उसके बाद देखिए मृत्यु दंड। तो इसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट जो है उसने मृत्युदंड के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया। यह निर्णय मृत्युदंड के विरोध में किए जा रहे जो प्रयास है उसके लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। तो ये निर्णय क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल अपराध की भयानक प्रकृति और समाज पर इसके हानिकारक प्रभाव के कारण सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों की मौत की सजा का पक्ष नहीं लेना चाहिए। ठीक है, उसके साथ ही जो न्यायाधीश है उनको आजीवन कारावास जैसे मानदंड दंड से के संबंध में भी भावनात्मक रूप से निर्णय नहीं लेना चाहिए, मतलब इमोशनल क्वेश्चन रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए। न्यायाधीशों ने दंडशास्त्र के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ पेनोलॉजी इसके विकास का उल्लेख किया। दंडशास्त्र के सिद्धांत समाज के अन्य दायित्वों को संतुलित करने के लिए विकसित हुए हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मानव जीवन को तब तक सुरक्षा प्रदान करना जब तक कि उसकी समाप्ति अपरिहार्य ना हो जाए, मतलब उसका जो अगर वो मर जाता है तो उसकी किसी को कुछ फर्क ही ना पड़े। ठीक है, तब तक उसको सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य सामाजिक हितों और समाज के सामूहिक विवेक की सेवा करने के लिए भी इन सिद्धांतों का विकास किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने छग्गू लाल वर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य मामले में निर्णय देते हुए कहा कि मौत की सजा देने से पहले अपराधी में सुधार की संभावना की तलाश के लिए उसका मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सीय आकलन होना चाहिए। इससे अपराधी में सुधार की किसी संभावना का आकलन किया जा सकेगा। मृत्युदंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान। तो बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980, इस बात में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने दुर्लभ से भी दुर्लभतम मामले का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार दुर्लभतम मामले को छोड़कर अन्य मामलों में मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। मृत्युदंड केवल तब दिया जाना चाहिए जब कोई वैकल्पिक उपाय शेष न बचा हो। केहर सिंह बनाम भारत संघ 1989, इसमें कार्यपालिका की समाधान शक्ति न्यायिक शक्ति के अधीन होगी। ठीक है, न्यायिक शक्ति के अंदर कार्यपालिका की समाधान शक्ति होगी। भगवान दास बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 2011, ऑनर किलिंग के मामले में मृत्युदंड पर विचार किया जा सकता है। शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ 2014, फांसी में देरी के संबंध में था। विधि आयोग 262वीं रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार आतंकवाद और युद्ध छेड़ने से संबंधित अपराधों के अलावा अन्य सभी अपराधों में के लिए मृत्युदंड को समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, कोई भी आतंकवाद कर रहा है या युद्ध छेड़ने से संबंधित कोई अपराध है उसमें सिर्फ हो मृत्यु। सेंटिनल ऑन द क्वी वाइव, ठीक है, ये क्या है? तो इसका आमतौर पर सतर्क संरक्षण के रूप में उल्लेखित किया गया है। संरक्षक मतलब किसी को वो करना, संरक्षित करना। क्वी वाइव का अर्थ है सतर्क या सजग। उच्चतम न्यायालय ने मद्रास राज्य बनाम वीजी रो भारत संघ और राज्य 1962 के मामले में इस वाक्यांश का प्रयोग किया था। इस दौरान न्यायालय ने विचार व्यक्त किया कि मूल अधिकारों के संबंध में न्यायालय को एक सतर्क संरक्षण को भूमिका सौंपी गई है। ठीक है, मतलब उसका संरक्षक करे, उसको प्रोटेक्ट करे। न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग। तो इसके अंतर्गत जो सरकार है उसने न्यायपालिका में जो एमएल मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जैसी नई व अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इनसे जो है न्याय वितरण प्रणाली की दक्षता बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब तक किए गए उपाय। तो सबसे पहले सुवास सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, यह एक लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशन है। इसका अंग्रेजी में दिए गए निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए यूज़ किया जाता है। सुपेस सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्ट इन कोर्ट एफिशिएंसी, यह दक्षता में सुधार करने के लिए, एफिशिएंसी का मतलब दक्षता ही होता है, तो उसकी सुधार करने और लंबित मामले को कम करने में मदद करता है। यह उन न्यायिक प्रक्रियाओं की पहचान करता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से स्वचालित हो सकती है। उसके बाद साई इंटरैक्ट, यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयार किया गया एक सॉफ्टवेयर है। यह न्यायाधीशों को फाइलों, याचिकाओं के एनेक्स्चर्स मतलब अनुलग्नों को आदि तक पहुंचाने प्रदान कर सभी 17 पीठों को कागज रहित बनाता है। उसके बाद संसद, राज्य विधानमंडल और कानून। धन्यवाद प्रस्ताव। अब ये क्या है? तो संविधान का जो संविधान के अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति जो है लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही होगा, राष्ट्रपति नीति और विधायी घोषणाओं को भी रेखांकित किया जाता है इसमें। इसके बाद अगले दिन दोनों सदनों में एक धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। इसमें राष्ट्रपति को उसके अभिभाषण के लिए धन्यवाद दिया जाता है। इस प्रस्ताव को बाद में मतदान के लिए रखा जाता है। ठीक है, सांसद प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत करके अपनी सहमति व्यक्त कर सकते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं होने को सरकार की हार के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, जनगणना के लिए नए नियम। अभी जनगणना के नए नियम क्या है? तो जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और स्वगणना
को शामिल करने के लिए केंद्र सरकार ने जनगणना नियम 1990 में जो है संशोधन किया है। ठीक है, इस संशोधन में आगामी जनगणना और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर में ऑनलाइन तरीके से खुद अपनी गणना करने की अनुमति मिल गई है। ठीक है, मतलब घर बैठे आप जो जनगणना अपनी करवा सकते हैं। एनपीआर देश के सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है। इसका उद्देश्य देश में प्रत्येक सामान्य निवासी को शामिल करते हुए एक व्यापक पहचान डेटाबेस बनाना है। अगर जनगणना का इतिहास देखें तो देश के विभिन्न हिस्सों में 1865-1872 के बीच में एक व्यवस्थित और आधुनिक जनगणना आयोजित की गई थी। हालांकि यह एक साथ पूरे देश में आयोजित नहीं की गई थी। 1872 में संपन्न हुई इस प्रक्रिया को लोकप्रिय रूप से भारत की पहली जनगणना माना जाता है। हालांकि भारत में पहली बार एक साथ जनगणना 1881 में हुई। तब से प्रति 10 वर्ष मतलब 1881 में पहली बार हुई, जब से हर 10 साल पे जनगणना हो रही है। ठीक है, जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 8 गणना करने वालों को जनगणना के संबंध में प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान करती है। कुछ अपवादों के साथ इन प्रश्नों का जवाब देना अनिवार्य है। ठीक है, इसके अलावा जनगणना के व्यापक प्रचार को सुनिश्चित करने के तरीकों की सूची में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया उसको जोड़ा गया है। पहले इस सूची में केवल रेडियो, ऑडियो विजुअल और पोस्टर शामिल थे। ठीक है, लास्ट टाइम जो जनगणना हुई थी तो इतना डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था 2011 में, अब ये सब जोड़ा गया। आबादी की जनगणना वस्तुतः किसी देश या किसी के हिस्से के सभी व्यक्तियों के एक विशिष्ट समय पर जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक डेटा एकत्र करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और उन्हें जारी करने की एक प्रक्रिया होती है। जनगणना का आयोजन जनगणना कार्य गृह मंत्रालय के तहत आने वाले महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा संपन्न किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? गृह मंत्रालय और आने वाले महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त के द्वारा सेंसस जो होता है। उसके बाद दिव्यांग जनों के लिए मुख्य आयुक्त। तो ये क्या है? तो ये जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने दिव्यांग जनों के लिए मुख्य आयुक्त के नए कार्यालय का शुभारंभ किया। ठीक है, हैंडीकैप जो होते हैं उनके लिए मुख्य आयुक्त के बारे में। तो इस पूर्ववर्ती दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के तहत स्थापित किया गया है। यह दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत कार्य करता है। अधिदेश क्या है इसमें? दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्तों के कार्यों का समन्वय करना, केंद्र सरकार द्वारा वितरित धन के उपयोग की निगरानी करना, दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराए गए अधिकारों और सुविधाओं की सुरक्षा करना, ये सब उसके कार्य होंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष। प्रधानमंत्री ने माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ में मारे गए व घायल हुए लोगों के लिए PMNRF के अनुग्रह राशि को मंजूरी दे दी है। इसके बारे में क्या है? स्थापना 1948 में पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की सहायता के लिए सार्वजनिक योगदान से की गई थी। इस धनराशि का इस्तेमाल अब बाढ़, चक्रवात, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए किया जाता है। साथ ही बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों से पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती। ठीक है, इसमें जो मतलब पर्सनल जो पैसा है वो सब डालते हैं। व्यक्ति, संगठन, ट्रस्ट, कंपनियां, संस्थान आदि से स्वैच्छिक योगदान स्वीकार किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा। ठीक है, ये क्या है? नेवा पेपरलेस असेंबली या ई असेंबली एक ऐसी अवधारणा है जिसमें असेंबली के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों को शामिल किया गया है। ठीक है, ई विधान का नाम बदलकर नेवा कर दिया गया। संसदीय कार्य मंत्रालय विधानसभा या परिषद वाले सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में नेवा लागू करने के लिए एक नोडल मंत्रालय होगा। ठीक है, ई विधान डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में शामिल एक मिशन मोड परियोजना है। नेवा का लक्ष्य क्या है? देश के सभी विधान मंडलों को एक मंच पर लाना, जिससे एक व्यापक डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण किया जा सके। ठीक है, बिहार विधान परिषद नेवा प्लेटफॉर्म पर जाने वाले देश का पहला सदन बन गया है। ठीक है, नेवा प्लेटफॉर्म पर पहला कौन गया? बिहार सरकार द्वारा साल 2021 के शीतकालीन सत्र को पूरी तरह से पेपरलेस मोड में आयोजित किया गया था। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद। तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक 26 अप्रैल को कोलकाता में आयोजित की गई। इसमें बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड आदि राज्य शामिल थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय परिषद का विचार प्रस्तुत किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? राज्यों के बीच सहयोग की भावना के कार्य करने की आदत विकसित करना था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 था, उसके तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? जो होम मिनिस्टर थे सेंट्रल के। सदस्य कौन थे? मुख्यमंत्री, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत 2 अन्य मंत्री, साथ ही क्षेत्र में शामिल केंद्र शासन प्रदेशों के 2 सदस्य। प्रेसिडेंट कलर। तो ये क्या है? यह शांति और युद्धकाल दोनों के दौरान की गई राष्ट्र की असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, प्रेसिडेंट कलर। भारतीय नौसेना पहली भारतीय शस्त्र सेना थी जिसने 27 मई 1951 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया था भारत में। ठीक है, हाल ही में INS वलसुरा को इससे सम्मानित किया गया है।
एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट एंड गेमिंग और कॉमिक सेक्टर के लिए टास्क फोर्स AVGC। तो ये जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय उसने AVGC की संवर्ध टास्क फोर्स का गठन किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सचिव इस टास्क फोर्स के प्रमुख होंगे। साथ ही इसमें विभिन्न अन्य मंत्रालयों विभागों के सचिव, उद्योग, शैक्षणिक क्षेत्रों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी जो है शामिल होंगे। अपनी संदर्भ शर्तों के आधार पर यह जो है FDI को आकर्षित करने, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको आकर्षित करने, मेक इन इंडिया और ब्रांड इंडिया को प्रोत्साहन देने हेतु निर्यात संवर्धन की दिशा में कार्य करेगा, जिसका पर्पस क्या होगा, 25 से 30% की वृद्धि दर और वार्षिक स्तर पर 1.5 लाख से अधिक नए रोजगार सृजित करना। रोजगार 2025 तक AVGC के वैश्विक बाजार के 5% की हिस्सेदारी प्राप्त कर लेगा, लगभग 40 बिलियन। टास्क फोर्स निम्नलिखित कार्य करेगी। क्या क्या कार्य करेगी? एक राष्ट्रीय AVCG नीति तैयार करेगी। AVCG से संबंधित क्षेत्रों में स्नातक, स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे की सिफारिश करेगी। कौशल निर्माण पहलों की सुविधा प्रदान करेगी। इसमें ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, ये क्या है? इसे सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। यह अलग अलग प्रकार के लाइसेंस, अनुमतियों, पंजीकरण आदि के लिए ब्रॉडकास्ट के आवेदनों की त्वरित फाइलिंग और प्रोसेसिंग हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल सॉल्यूशन है। यह एक सरल, उपयोगकर्ता अनुकूल वेब पोर्टल है। यह ब्रॉडकास्ट को एंड टू एंड समाधान प्राप्त करता है, ठीक है, मतलब वो होता है ना एनक्रिप्टेड, मतलब बीच में कोई इसे रीड ना कर सके। साथ ही यह संबंधित पारतंत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही को भी सुनिश्चित करता है। इससे आवेदनों से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही को पूरा करने में लगने वाले समय में कमी आएगी। साथ ही यह आवेदकों को अपने आवेदनों से संबंधित प्रगति को ट्रैक करने में भी सहायता प्रदान करेगा। चुनावी मुफ्त उपहारों, इलेक्शन फ्रैबाइज। तो हाल ही में जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने बढ़ते राजनीतिक चुनावी मुफ्त उपहार उस पर चिंता व्यक्त करते हुए उपराष्ट्रीय दिवालियापन की अवधारणा को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। ठीक है, ये होते क्या हैं? तो चुनावी मुफ्त जो उपहार होते हैं वो राष्ट्रीय दलों द्वारा चुनावी वादों के भाग के रूप में तर्कहीन मुफ्त उपहारों की पेशकश वितरण की जाती है। जैसे दिल्ली में आप देखेंगे तो अल्कोहल फ्री कर दी थी केजरीवाल सरकार ने, है ना। पिछले कुछ वर्षों में चुनावी मुफ्त उपहार भारतीय चुनाव का एक अभिन्न अंग बन गए हैं और इनसे जो है प्रत्येक चुनाव के निरंतर वृद्धि हुई है। जैसे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त यात्रा, कर्ज माफ़ी, भत्ते, लैपटॉप आदि। इनमें से कुछ मुफ्त उपहार लोगों की बुनियादी आवश्यकता को पूरा करने और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहयोग करते हैं। साथ ही ये अस्थायी रूप से अन्य मुद्दों जैसे बेरोजगारी, जीवन यापन की बढ़ती लागत, आर्थिक असमानता आदि को दूर करने में भी सहयोग करते हैं। लेकिन यह प्रवृत्ति लोकतंत्र में जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के मूल उद्देश्य के विरुद्ध तथा अनेक समस्याओं को उत्पन्न करती है। चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव से पहले या बाद में किसी भी मुफ्त उपहार की पेशकश या वितरण संबंधित पार्टी एक नीतिगत निर्णय होता है, और क्या ऐसी नीतियां आर्थिक रूप से व्यवहार्य हैं या प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, यह उस राज्य के मतदाताओं द्वारा तय किया जाना है। चुनावी मुफ्त उपहार की राजनीति पर रोक। भारत के निर्वाचन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके द्वारा उठाए गए कदम। सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु राज्य 2013 के बाद में, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधानों की कमी को उजागर किया। ECI को राजनीतिक दलों के परामर्श से मुफ्त उपहारों पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देशित तैयार करने का निर्देश दिया। निर्वाचन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए 2016 में आदर्श आचार संहिता के भाग जो 8 है उसके अंतर्गत मुफ्त उपहारों पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देशों को शामिल किया गया था। इन दिशा निर्देशों के में कल्याणकारी उपायों को अनुमति देते हुए कहा गया कि राजनीतिक दलों को वादों के पीछे निहित तर्क प्रतिबिंबित करते हुए तथा वादों को पूरा करने के लिए, खर्चों को पूरा करने के लिए तरीकों और साधनों को स्पष्ट करते हुए केवल वही वादे करने चाहिए जिन्हें वे चुनावी विश्वास प्राप्त करने के लिए व्यवहार्य वादों के तौर पर पूरा कर सके। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि कुछ भी गवर्नमेंट सर इसका पब्लिक का पैसा है, आप लगाते जा रहे हैं, फ्री में देते जा रहे हैं और जीतते जा रहे हैं हर साल। ठीक है, उसके अलावा देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो नीति आयोग, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, तो इसके बारे में देखते हैं। सरकार ने जो है सुमन बेरी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक भी बोलते हैं इसे। यह दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। यह एक कार्यकारी निकाय है। इसने योजना आयोग का स्थान लिया है। योजना आयोग को नीति आयोग बना दिया, जिससे वर्ष 1950 में स्थापित किया गया था। नीति आयोग की संरचना देखें तो अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, शासी परिषद, इसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, जैसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। क्षेत्रीय परिषदें निर्धारित कार्यकाल के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी
निर्धारित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत प्रासंगिक कार्यक्षेत्र का ज्ञान रखने वाले जानकार, विशेषज्ञ और पेशेवर। ठीक है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई जिसे बोलते हैं, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997। तो हाल ही में क्या है, ट्राई अधिनियम के 25 वर्ष पूरे होने पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। दूरसंचार के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को प्रवेश देने के लिए एक स्वतंत्र नियामक निकाय उपलब्ध करने के उद्देश्य से यह कानून पारित किया गया। ठीक है, निजी क्षेत्र को प्रवेश देने में, ठीक है, दूरसंचार के क्षेत्र में जो प्राइवेट सेक्टर उनको आने के लिए इसको एक रेगुलेटर की तरह, नियामक की तरह बनाया गया। ठीक है, इसी कानून के द्वारा ट्राई की स्थापना की गई। इसके तहत ट्राई को सेवा प्रदाताओं के बीच या सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के एक समूह के बीच विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार भी प्रदान किया गया है। ठीक है, इस कानून में वर्ष 2000 में संशोधन किया गया और दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना की गई। TDSAT विवादों को सुलझाने और अपील के निपटान का कार्य करता है। ठीक है, मिसलेनियस भारत इंटरनेट के भविष्य पर वैश्विक घोषणा में शामिल नहीं हुआ। ठीक है, तो यह घोषणा जो है इंटरनेट और डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए एक पॉजिटिव दृष्टि के विकास हेतु भागीदारों के बीच एक राजनीतिक प्रतिबद्धता है। इसका उद्देश्य क्या है, इंटरनेट को खुला, स्वतंत्र और तटस्थ बनाए रखना। इस घोषणा पर लगभग 60 देशों ने हस्ताक्षर किए। इसमें अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस शामिल थे। भारत, चीन और रूस इन बड़े देशों में शामिल है जो इस घोषणा का हिस्सा नहीं बने। ठीक है, इसके सिद्धांत क्या थे, इस प्रकार थे। सभी लोगों के मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्धता, एक वैश्विक इंटरनेट को बढ़ावा देना जो सूचना के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करेगा, साथ ही समावेशी और किफ़ायती कनेक्टिविटी प्रदान करना, निजता की सुरक्षा सहित वैश्विक डिजिटल कार्यप्रणाली में विश्वास को बढ़ावा देना, डिजिटल अभिशासन के लिए बहुहितधारक दृष्टिकोण का संरक्षण और मजबूती। ठीक है, उसके बाद देखिए, भारत ने बुडापेस्ट कन्वेंशन और ऑन साइबर क्राइम 2001 पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। बुडापेस्ट कन्वेंशन के तहत डेटा साझाकरण करने वाले प्रावधान राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं। वर्तमान में यह साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र बहुपक्षीय कन्वेंशन है। ठीक है, तो पॉलिटी में बस इतना ही है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद वो करेंगे IR, शायद इसके बाद तो IR करेंगे। ठीक है, तब तक अगर वीडियो पसंद आता है लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।